आज का विषय है जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है उसमें निर्गुण भक्ति धारा के तहत जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके ध्वजवाहक साहित्यकार हैं। आइए इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म संवत 1551 के आसपास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। वह निजामुद्दीन औलिया की वंश परंपरा में थे। पिता की मृत्यु के बाद वे रायबरेली जिले के जायस नगर में रहने लगे। यहाँ आकर उन्होंने सैयद अशरफ नामक प्रसिद्ध सूफी पीर से दीक्षा ग्रहण की। अपने पुत्रों की मृत्यु और सलोने मियाँ जैसे मित्र के निधन के बाद वे विरक्त हो गए। अब खुदा की सेवा में वे पूर्ण रूप से लीन हो गए। जायस इनकी भक्ति और काव्य साधना की भूमि बना। इसी स्थान पर उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना की। उनके सरल व्यक्तित्व से मुग्ध होकर अमेठी के राजा ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने अमेठी राज्य के संरक्षण में व्यतीत किया। वर्षों तक वे अमेठी के पास के जंगल में सूफी साधना की कुटी बनाकर तपस्या करते रहे। काले, काने और कुरूप किंतु हृदय के धनी जायसी संवत 1599 के आसपास ईश्वर में लीन हो गए। उनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनके काव्य व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो वो ऐसे देख सकते हैं। जायसी सरल स्वभाव और प्रेम परायण हृदय के कारण लोकप्रिय है। साधारण जनता से लेकर राजा महाराजा तक सभी उनका सम्मान करते थे। वे जाति के मुसलमान हैं किंतु उनका हृदय हिंदू का है। वे हिंदू धर्म के प्रति उच्च भावना रखते थे। उन्होंने प्रेम कहानियों के द्वारा दोनों जातियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। वे अत्यंत सहिष्णु, शांत और मानवता के पुजारी थे। प्रमुखतः वे श्रृंगार के कवि हैं। यही कारण है कि श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उनके काव्य में सुंदर चित्रण हुआ है। जायसी ने अपने प्रेम विधुर हृदय की कोमल वेदना को अविरल आंसुओं से भिगोकर उसमें मणिकांचन योग कर दिया है। उनका विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। उनके वियोग वर्णन में तीव्रता, व्याकुलता, मार्मिकता आदि सभी गुण पाए जाते हैं। उनकी साधना की सफलता का प्रतीक उनका प्रसिद्ध काव्य पद्मावत है। इसमें बीरा की अंतिम दशा में पहुंचकर उन्होंने नागमती की विरहाकुलता का वर्णन करते हुए लिखा है। पीयूषो कहाँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जर मरी, ते ही धुआं हम लाग। नागमती के विरह में एक विशेष तीव्रता और मार्मिकता है। वह विरह में जलकर कोयला हो गई है। उसके शरीर में तोला भर मांस भी नहीं है और उसमें रक्त तो नाम मात्र भी न था। हाड़ भय सब किंगरी, नशे भई सब तात, रोम रोम से धूनि उठे, कहों बिथा के ही भात। नागमती का बिलखना और रोना जड़ चेतन सबको रुला देता है।
उसके नेत्र से रक्त की धारा प्रवाहित होती रहती है। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आसु घुंघुची बन बोई। भई करमुखी नैन तन राती, को से राव बिरहा दुख ताती। रति के बाद शोक जायसी का प्रमुख भाव है। रत्नसेन के योगी हो जाने के बाद रानियों के इस कारुणिक दृश्य में शोक का चरमोत्कर्ष हुआ है। रोवही रानी तजही पराना, नोचही बार करही खरियाना। चूरी गिव अब रन उर हारा, अब कापर हम करब सिंगारा। श्रृंगार के संयोग पक्ष के वर्णन में जायसी को विशेष सफलता नहीं मिली है। फिर भी रत्नसेन तथा पद्मावती के प्रथम मिलन, प्रेमिका के वार्तालाप, षड्ऋतु का वर्णन आदि चित्रों में संयोग रस की निष्पत्ति हुई है। प्रियतमा अपने प्रिय के सामीप्य की अनुभूति से आनंदित हो उठती है। देख मानसर रूप सुहावा, हिय हुलास पुरहीन हुई छाया। भा अंधियार रायन मस छूटी, भा भिनुसार किरण रव फूटी। जायसी ने प्राकृतिक दृश्यों का भी सुंदर चित्रण किया है। उनके प्राकृतिक दृश्य स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि देखिए, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। शशिमुख अंग मलयगिरी वासा, नागन झांप लीन चौपासा। 12 मासा संबंधी एक वर्णन देखें। सावन बरस में अति पानी, धरनी परी हों बिरह झुरानी। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। जायसी के काव्य में भौतिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक प्रेम के दर्शन भी होते हैं। पद्मावत के प्रेम खंड में रहस्यवाद का सुंदर निदर्शन है। उन्होंने पद्मावती को परमात्मा और रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक माना है। प्रकृति के कण कण में उन्होंने परमात्मा की परोक्ष ज्योति और सौंदर्य की झलक देखी है। रवि शशि नकत छिपही ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। जह जह बिहसी सुभावहि हंसी, तह तह छिटक ज्योत पर घसी। उनका कहना है कि परमात्मा हृदय में निहित है, केवल उससे साक्षात्कार कराने वाले की आवश्यकता है। पीऊ हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलब कहूँ कही रोई। इस प्रकार जायसी का काव्य जनजीवन के काफी निकट है। उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय किया। उनके काव्य में श्रृंगार रस के साथ ही वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस का यथेष्ट परिपाक हुआ। उनकी रचनाओं को हम देखते हैं जब, तो जायसी द्वारा रचित 21 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। इनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, ये 4 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। कुछ लोग चित्ररेखा और मसलनामा को भी इनकी कृतियां मानते हैं। अखरावट में सूफी सिद्धांत की बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में प्रलय के दिन क्या होगा बताया गया है। और पद्मावत प्रेम प्रधान काव्य है। इसमें लौकिक प्रेम को ईश्वरोन्मुख प्रेम के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है। जहाँ तक भाषा शैली का प्रश्न है, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। यह प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त है। इसमें यत्र तत्र अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनका काव्य मसनवी शैली पर आधारित होते हुए भी हिंदू संस्कृति को समेटे हुए है।
उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। उनकी भाषा की सरसता, स्वाभाविकता और भावानुकूलता इन पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट हो जाती है। आइए देखते हैं उन पंक्तियों को। कमल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयऊं सुखाई, अबहु बेल फिर फूलई हैं, जो पिय सींचे आई। जहाँ तक जायसी का साहित्य में स्थान का प्रश्न उठता है, तो जायसी एक प्रतिभा संपन्न सूफी संत थे। भक्तकालीन सूफी साहित्य में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी काव्य की स्निग्ध धारा से लोक जीवन को सरस बनाया। जायसी जनजीवन के निकट थे। यह पहले संत और साधक थे, बाद में कवि थे। उन्होंने जहाँ लोक प्रचलित प्रेम कहानी के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, वहीं हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का भी समन्वय किया है। जायसी का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत था। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों प्रबल है। चौपाई उनका प्रिय छंद है। उनके काव्य में सभी रसों का समावेश है, किंतु श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का सुंदर परिपाक हुआ। जायसी प्रकृति चित्रण में भी सफल है। उनका हृदय उदारता, कोमलता और मधुरता से भरा था। उनकी भाषा अवधी और शैली मसनवी है। उन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कारनामा आदि ग्रंथों की रचना की। पद्मावत के माध्यम से उन्होंने समाज में मातृप्रेम, स्वामी भक्ति, वीरता, गुरु भक्ति, उदारता और ईश्वर भक्ति जैसे भावों को भरने की चेष्टा की है। उनका यह गुण आज भी भक्ति साहित्य को अपने रश्मियों से प्रकाशित कर रहा है। अतः ऐसे महान कवि को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भक्ति काल के सूफी धारा के कवियों में जायसी का स्थान प्रमुख है। आइए इनकी जो प्रमुख कृति है पद्मावत, संक्षेप में उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। पद्मावत सूफियों की मसनवी शैली में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक प्रेम गाथात्मक प्रबंध काव्य है। यह 57 खंडों में विभक्त है। इसके अंत में एक छोटा सा उपसंहार है। इस ग्रंथ में अन्योक्ति और समासोक्ति का सहारा लेकर चित्तौड़ नरेश, रत्नसेन और सिंघल राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा लिखी गई है। पद्मावत की प्रबंधात्मकता बड़ी ठोस और काव्य सौष्ठव उदात्त है। जायसी ने नागमती के विरह का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इसमें प्रतीकों एवं रूपकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने पद्मावती को ब्रह्म के रूप में और रत्नसेन को जीवात्मा के रूप में चित्रित किया है। इस ग्रंथ में जायसी ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यह प्रेम गाथा परंपरा का अद्वितीय प्रबंध काव्य है। इस ग्रंथ का
कथासार इस प्रकार है। सिंघल नरेश गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती एक दिन हीरामन तोता से अपने विवाह की चर्चा करती है। गंधर्वसेन यह चर्चा सुन लेते हैं और तोते को दुश्मन समझने लगते हैं। एक दिन तोता भय से उड़ जाता है, उसे एक बहेलिया पकड़ता है और चित्तौड़ के बाजार में बेच देता है। पुनः उसे वहाँ के राजा खरीद लेते हैं। एक दिन यह तोता रत्नसेन की रानी नागमती से पद्मावती के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करता है। नागमती इसे दुश्मन समझने लगती है और मार डालना चाहती है। यह एक चेरी द्वारा बचा लिया जाता है। एक दिन रत्नसेन के सामने हीरामन तोता पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। इस वर्णन को सुनकर रत्नसेन मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छा टूटने पर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए योगी बनकर निकल पड़ते हैं। सिंघल पहुंचकर हीरामन के माध्यम से एक शिव मंदिर में पद्मावती से उनकी भेंट होती है। वे शिव सिद्धि प्राप्त कर लड़ते भिड़ते गढ़ में प्रवेश करते हैं। गंधर्वसेन पद्मावती का विवाह रत्नसेन से करा देते हैं। चित्तौड़ आने पर रत्नसेन कुछ ही दिन सुखपूर्वक रह पाते हैं। राघव चेतन नामक पंडित के कुमंत्रणा से वह अलाउद्दीन के आक्रमण का शिकार बने। इसके बाद रानी पद्मावती गोरा बादल की मदद से रत्नसेन को मुक्त करा लेती है। कुछ दिनों बाद रत्नसेन देवपाल पर चढ़ाई करते हैं, किंतु स्वयं मारे जाते हैं। दोनों रानियां इनके शव के साथ ही सती हो जाती हैं। इसी बीच अलाउद्दीन पुनः आक्रमण करता है, किंतु चित्तौड़ पहुंचने पर उसे पद्मावती की राख ही हाथे लगती है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के निर्गुण धारा में जो प्रेमाश्रय शाखा है, सूफी साहित्य के जनक मलिक मोहम्मद जायसी, उनके विषय में जाना एवं संक्षेप में पद्मावत के विषय में जाना। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।